बकाली थ्यूसोंग को लेकर अपने महल में उतर गई। ये एक बहुत बड़ा गैर आबाद महल था। शहर के लोग इस तरफ आते डरते थे। लोगों में मशहूर था कि ये महल आसेबी है और जो कोई उधर जाता है वो मर जाता है। ये काले पत्थरों से बना हुआ था और लोग इसे काला महल कहते थे। सारे का सारा महल वीरान था। फर्शों पर गर्द पड़ी थी। दीवारों में बाहर की तरफ कहीं कहीं घास उग गई थी। महल में अंधेरा छाया हुआ था। बकाली अब थ्यूसोंग के कंधे से उतर आई थी और उसे नजर भी आने लगी थी। बकाली ने थ्यूसोंग से कहा, थ्यूसोंग, ये महल तुम्हें कैसा लगा है? थ्यूसोंग बोला, बकाली, तुम मुझे जहां रखोगी मैं खुश होकर रहूंगा। मुझे तुम्हारे साथ ये महल भी बड़ा अच्छा लग रहा है। बकाली मुस्कुराई, कहने लगी, शाबाश, अब तुम वाकई मेरे खामंद और गुलाम बन गई हो। चलो मैं तुम्हें अपने महल के नीचे लिए चलती हूँ। हम महल के नीचे रहा करेंगे। थ्यूसोंग को साथ लेकर बकाली एक तंगो तारीख जीने से उतरकर नीचे तहखाने में आ गई। ये तहखाना काफी खुला था। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वहां एक तख्त बिछा था। फर्श पर कालीन बिछे हुए थे। छत से फानूस रोशन था। बकाली ने खुश होकर पूछा, थ्यूसोंग, तुम्हें ये तहखाना कैसा लगा? थ्यूसोंग बोला, मुझे ये तहखाना बहुत अच्छा लगा। शाबाश थ्यूसोंग, बकाली ने कहा, तुम बड़े अच्छे गुलाम हो। वो दोनों तख्त पर बैठ गए। बकाली ने कहा, थ्यूसोंग, अब तुम उस वक्त तक मेरे साथ रहोगे जब तक कि ये दुनिया कायम है। मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी। हम दोनों जिंदा रहेंगे। तुम्हें अब ना खाने पीने की जरूरत पड़ेगी ना सोने की, लेकिन मुझे क़यामत तक जिंदा रहने के लिए एक खास चीज की जरूरत होगी, और ये खास चीज सिर्फ मुर्दों की हड्डियों ही में पाई जाती है। तुम हफ्ते में एक बार शहर के शमशान में जाया करोगे और वहां जलाए जाने वाले मुर्दे की टांग काट कर लाया करोगे। मैं उस टांग की हड्डी काट कर उसके गूदे में छुपे हुए रस को पी जाया करूंगी। तुमको मेरे इस हुक्म पर अमल करना होगा। क्या तुम इस पर तैयार हो? थ्यूसोंग ने कहा, बकाली, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, लेकिन लोग मुझे मुर्दे की टांगे काटते हुए देख लेंगे और मुझे पकड़कर ले जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगा? बकाली हंसकर बोली, तुम बकाली के खामद और गुलाम हो। बकाली के पास बेपनाह ताकत है। वो तुम्हारी मदद करेगी। जब तुम मेरे लिए मुर्दे की टांग लेने जाओगे तो मैं तुम पर एक खास अमल पढ़कर फूंक मार दिया करूंगी। तब तुम्हें कोई ना देख सकेगा और तुम बड़े इत्मीनान से अपना काम करके मेरे पास वापस आ जाया करोगे। थ्यूसोंग खुश होकर बोला, ठीक है बकाली, मैं खुशी खुशी तुम्हारे लिए मुर्दे की टांग ले आया करूंगा। बकाली ने कहा, अब तुम इस तख्त पर सो जाओ। कल मुझे मुर्दे की टांग की जरूरत है। कल तुम शहर को जाना। इस शहर में अगर कोई शख्स मर गया हो तो तुम उसकी टांग काटकर मेरे पास ले आना। थ्यूसोंग कहने लगा, लेकिन बकाली, तुमने तो कहा था कि मुझे नींद नहीं आ सकती, फिर मैं तख्त पर कैसे सोऊंगा? बकाली ने कहा, जब मैं तुम्हारी आंखों पर हाथ रखूंगी तो तुम सो जाया करोगे। अब लेट जाओ। थ्यूसोंग फौरन हुक्म की तामील करते हुए तख्त पर लेट गया। बकाली ने उसकी आंखों पर अपना हाथ रख दिया। इसके साथ ही थ्यूसोंग गहरी नींद सो गया। बकाली वहां से दूसरे तहखाने में आ गई। इस तहखाने में एक चबूतरे पर एक चूल्हा पड़ा था। दीवार के साथ एक पलंग बिछा था। बकाली को अपने जिस्म में कमजोरी महसूस हो रही थी। उसे कल शाम तक किसी मुर्दे की टांग की जरूरत थी जिसकी हड्डी का गूदा खाकर वो ताकत हासिल करे। ये काम बकाली खुद नहीं कर सकती थी क्योंकि वो जमीन के अंदर रहने वाली मखलूक थी और उसे मालूम था कि अगर उसने खुद किसी मुर्दे की टांग काटी तो वो फौरन आग में जलकर भस्म हो जाएगी। इसलिए उसने थ्यूसोंग को अपना गुलाम बनाकर साथ कर लिया था कि वो उसके लिए मुर्दे की टांग काट कर लाया करेगा। दूसरे दिन बकाली ने थ्यूसोंग की आंखों पर हाथ रखकर उसे उठाया। थ्यूसोंग उठकर बैठ गया। बकाली ने एक छोटा तेज खंजर निकालकर थ्यूसोंग को दिया और कहा, थ्यूसोंग, ये खंजर लेकर शहर में जाओ। वहां जहां कोई आदमी या औरत मर गई हो तो मौका पाकर उसकी टांग काटकर मेरे पास ले आओ। थ्यूसोंग ने खंजर ले लिया और पूछा, बकाली, अगर शहर में कोई इंसान ना मरा हो तो मैं क्या करूंगा? बकाली कहने लगी, इस शहर में हर हफ्ते 2-4 आदमी मर जाते हैं। मुझे आज रात मुर्दे की टांग की जरूरत है। अगर आज शाम तक तुम्हें कोई मुर्दा ना मिले तो किसी जिंदा इंसान को मारकर उसकी टांग काट कर लाना। थ्यूसोंग बोला, ऐसा ही करूंगा बकाली, तुम फिक्र न करो। मैं तुम्हारे लिए मुर्दे की टांग लेकर ही वापस आऊंगा। बकाली ने थ्यूसोंग को अपने सामने खड़ा किया और एक खास मंत्र पढ़कर फूंका। मंत्र फूंकने से थ्यूसोंग अचानक नजरों से ओझल हो गया। वो अब सिवाय बकाली के किसी को नजर नहीं आता था। बकाली ने कहा, जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं देख सकेगा। मैं इसी महल में तुम्हारी राह देखूंगी। थ्यूसोंग खामोशी से महल से बाहर निकल गया। वो महल से निकलकर पहाड़ी से उतरा और नीचे सड़क पर आ गया जो शहर की तरफ जाती थी। ये शहर कालीकट समुद्र के किनारे आबाद था। मैदानों और पहाड़ी की ढलानों पर लोगों के मकान बने हुए थे। आसमान बादलों में छुपा हुआ था, फिर भी दिन की रोशनी चारों तरफ फैली थी।
थ्योसॉन्ग किसी को नजर नहीं आता था। वो शहर में आ गया और गलियों बाजारों में चल फिर कर देखने लगा कि कौन से घर में कोई फौत हुआ है। दोपहर तक वो शहर में घूमता रहा। उसे कहीं किसी घर से रोने की आवाज ना आई। आखिर वह शहर के बाहर वाली एक बस्ती में आ गया। यहाँ एक मकान के अंदर से उसे रोने की आवाज सुनाई दी। थ्योसॉन्ग अंदर चला गया। उसने देखा कि एक आदमी मर गया है जिसकी लाश फर्श पर पड़ी है। घर वाले उसके इर्द गिर्द बैठे बैन कर रहे हैं। अगरचे थ्योसॉन्ग गायब था, मगर वहां उसे मुर्दे की टांग काटनी मुश्किल नजर आ रही थी। उसने सोचा कि जब ये लोग मुर्दे को जलाने के लिए शमशान घाट ले जाएंगे तो वहां उसे टांग काटने का मौका जरूर मिल जाएगा। थ्योसॉन्ग मकान के बाहर एक तरफ बैठ गया। जब रात का वक्त हुआ तो लोग मुर्दे को बांस की खाट पर डालकर जलाने के लिए शमशान की तरफ चल पड़े। थ्योसॉन्ग भी साथ साथ चल पड़ा। शमशान घर बस्ती के करीब ही एक तालाब के किनारे वाक़ था। यहाँ मुर्दे को एक चबूतरे पर रख दिया गया और उसके इर्द गिर्द लकड़ियां जलाई जाने लगीं। जब लोग मुर्दे के गिर्द लकड़ियां लगाकर जरा परे हटकर बैठ गए तो थ्योसॉन्ग आगे बढ़कर चबूतरे पर चढ़ गया। खंजर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। उसने आहिस्ता से मुर्दे की टांग को पकड़ा और घुटने के नीचे से उसकी टांग काटकर अपने कपड़ों में छुपाई। फिर शमशान से बकाली के महल की तरफ तेज तेज चलने लगा। जब वह मुर्दे की टांग लेकर कालिया से भी महल में पहुंचा तो बकाली का भूख और कमजोरी के मारे बुरा हाल हो रहा था। वो महल के दरवाजे पर खड़ी थ्योसॉन्ग का इंतजार कर रही थी। जो ही बकाली ने उसे देखा तो उसकी तरफ बढ़ी और बोली, क्या मुर्दे की टांग काट कर ले आए हो? थ्योसॉन्ग ने लिबास के अंदर से मुर्दे की टांग निकालकर बकाली को दी। बकाली ने उसी वक्त मंत्र पढ़कर थ्योसॉन्ग पर फूंका। वो फिर से नजर आने लगा। बकाली जल्दी जल्दी नीचे अपने खास तहखाने में गई। मुर्दे की टांग को काटकर उसमें से हड्डी अलग की और गूदा निकालकर चुड़ैलों की तरह मुंह चला चलाकर खाने लगी। मुर्दे की हड्डी का गूदा खाने से उसके जिस्म में फिर से ताकत आ गई। वो बड़ी खुश हुई और पलंग पर लेटकर गहरी नींद सो गई। एक हफ्ते तक बकाली को कुछ खाने की जरूरत न थी। मुर्दे की हड्डी का गूदा खाने से उसके जिस्म में हफ्ता भर के लिए ताकत आ गई थी। थ्योसॉन्ग महल ही में रहा। वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा सकता था। बकाली ने उसे महल से बाहर जाने का हुक्म नहीं दिया था और वो बकाली के हुक्म का पाबंद था। 7वें रोज सुबह बकाली को फिर भूख लगी और जिस्म में कमजोरी महसूस होने लगी। उसका जिस्म जिंदा रहने के लिए एक बार फिर मुर्दे की टांग की हड्डी मांग रहा था। बकाली ने खंजर थ्योसॉन्ग के हाथ में दिया, मंत्र पढ़कर उसे गायब किया और कहा, थ्योसॉन्ग जाओ और मेरे लिए मुर्दे की टांग लाओ। थ्योसॉन्ग तो बकाली के हुक्म का गुलाम बन चुका था। उसने खंजर जेब में रखा और मुर्दे की टांग लेने शहर की तरफ रवाना हो गया। कुछ आदमी उसे शमशान की तरफ मुर्दा ले जाते मिल गए। थ्योसॉन्ग उनके साथ साथ चलने लगा। शमशान घाट पहुंचने के बाद जब लोगों ने मुर्दे को चबूतरे पर लिटा दिया और उसे जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने लगे तो मौका पाकर थ्योसॉन्ग ने मुर्दे की टांग काटी और उसे लेकर महल की तरफ चल पड़ा। थ्योसॉन्ग बकाली के कब्जे में उसके काले महल में रह रहा था। हर हफ्ते उसके लिए किसी न किसी मुर्दे की टांग काट कर ले आता और तख्त पर लेटकर सो जाता। अब दूसरी तरफ केटी और जूली सॉन्ग भी थ्योसॉन्ग और अंबर नागमारिया की तलाश में बसरे की बंदरगाह से बादबानी जहाज में सवार होकर हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गईं। दोनों जहाज में सफर करती एक हफ्ते बाद हिंदुस्तान की बंदरगाह मकरान पहुंच गईं। बंदरगाह पर उतरते ही केटी और जूली सॉन्ग ने गहरी सांस लिए। केटी ने कहा, जूली सॉन्ग, इस शहर की फिजाओं में अंबर नागमारिया और थ्योसॉन्ग की खुशबू नहीं है। केटी भी सांस भर कर बोली, हाँ जूली सॉन्ग, यहाँ सिवाय हम दोनों की खुशबुओं के और किसी की खुशबू नहीं है। लेकिन हो सकता है कि हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर में हमें अपने दोस्तों का सुराग मिल जाए। हमें आगे सफर करना होगा। यहाँ से केटी और जूली सॉन्ग एक काफिले के साथ शामिल होकर हिंदुस्तान के जनूब की तरफ रवाना हो गईं। यूं ही सफर करते करते आखिर वो कोचीन के शहर आ गईं। ये वो शहर था जिसके जंगल वाले पुराने मंदिर से बकाली थ्योसॉन्ग को अपने कब्जे में करके काली कट ले गई थी। केटी और जूली सॉन्ग वहां एक सराय में उतर गईं और शहर में घूम फिर कर अपने दोस्तों की तलाश शुरू कर दी। यहाँ भी उनके दोस्तों में से किसी की खुशबू नहीं थी। एक रोज जूली सॉन्ग और केटी फिरते फिराते उस जंगल में आ गई जहाँ थ्योसॉन्ग पुराने मंदिर में गया था। केटी ने अचानक फिजा में गहरा सांस लिया और कहा, जूली सॉन्ग, मुझे फिजा में थ्योसॉन्ग की हल्की हल्की खुशबू महसूस हो रही है। जूली सॉन्ग ने जल्दी जल्दी लंबे सांस लिए और कहने लगी, हाँ केटी, तुम ठीक कहती हो, मुझे भी थ्योसॉन्ग की खुशबू महसूस हो रही है, मगर ये खुशबू बड़ी मध्यम है। केटी ने कहा, मगर ये खुशबू जिधर से आ रही है उधर चलो, हो सकता है हमें थ्योसॉन्ग मिल जाए। दोनों थ्योसॉन्ग की मध्यम खुशबू के पीछे पीछे चलती पुराने मंदिर के पास आ गईं। केटी ने लंबा सांस लिया और बोली, थ्योसॉन्ग की खुशबू इस खंडर से आ रही है, चलो इसके अंदर चलती हैं। दोनों सहेलियां मंदिर के पुराने खंडर में दाखिल हो गईं। यहाँ थ्योसॉन्ग की खुशबू बहुत ही धीमी धीमी आ रही थी। जूली सॉन्ग ने ड्योढ़ी में इधर उधर देखा, फिर दूसरे दालान में आ गईं। यहाँ चबूतरे पर काले पत्थर का एक बुत रखा हुआ था।
केटी और जूली सॉन्ग ने उस बुत को झुक कर देखा। ये किसी आदमी की भद्दी सी शक्ल वाला बुत था। जूली सॉन्ग कहने लगी, थ्योसॉन्ग की हल्की हल्की खुशबू आ रही है केटी। साफ लगता है कि थ्योसॉन्ग इसी जगह पर कुछ दिन पहले मौजूद था। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो यहाँ से किधर चला गया। केटी ने मंदिर से बाहर निकलकर इधर उधर देखा। जंगल खामोश और सुनसान था। उसने एक तरफ मुंह करके सांस लिया और बोली, कुछ पता नहीं चल रहा कि यहाँ से खुशबू किधर गई, क्योंकि थ्योसॉन्ग की खुशबू सिर्फ इसी जगह पर है। इससे आगे फिजा में खुशबू नहीं है। जूली सॉन्ग और केटी दोनों वहां बैठकर सोचने लगीं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। आखिर केटी ने मशवरा दिया कि हमें यहाँ से आगे किसी दूसरे शहर की तरफ चलना चाहिए। मुमकिन है वहां हमें थ्योसॉन्ग का कुछ पता चल जाए। चुनाचे इस तजवीज़ पर अमल करते हुए दोनों सहेलियां कोचीन के शहर से अगले शहर की तरफ चल पड़ीं। इससे अगला शहर कालीकट ही था, जहां थ्योसॉन्ग बकाली के कब्जे में काले महल में रह रहा था। मगर याददाश्त के साथ थ्योसॉन्ग के जिस्म की खुशबू भी खत्म हो गई थी। केटी और जूली सॉन्ग सफर करते करते आखिर एक रोज दोपहर के बाद कालीकट के शहर में आ गईं। यहाँ की फिजा में भी थ्योसॉन्ग की खुशबू नहीं थी। फिर भी केटी कहने लगी, हमें कुछ रोज इस शहर में ठहर जाना चाहिए। हो सकता है अंबर नागमारी और थ्योसॉन्ग का कोई सुराग मिल जाए। ये हफ्ते का आखिरी दिन था और उस दिन थ्योसॉन्ग को बकाली के लिए मुर्दे की टांग काटने के लिए शहर आना था। बकाली ने थ्योसॉन्ग को खंजर दिया, मंत्र पढ़कर फूंका, उसे गायब किया और कहा, जाओ शहर जाकर मेरे लिए किसी मुर्दे की टांग काट कर ले आओ। थ्योसॉन्ग ने कहा, मैं अभी लाता हूं बकाली। ये कहकर थ्योसॉन्ग गैबी हालत में काले आसेबी महल से शहर की तरफ चल दिया। जिस वक्त थ्योसॉन्ग शहर पहुंचा उस वक्त केटी और जूली सॉन्ग भी उसकी तलाश में शहर के बाजारों में घूम रही थीं। एक बाजार से थ्योसॉन्ग केटी और जूली सॉन्ग के बिल्कुल करीब से गुजर गया, मगर ना उसने केटी और जूली सॉन्ग को पहचाना और ना ही केटी और जूली सॉन्ग ही थ्योसॉन्ग को देख सकी, क्योंकि थ्योसॉन्ग गैबी हालत में था और फिर उसके जिस्म से खुशबू भी नहीं आ रही थी। थ्योसॉन्ग ने केटी और जूली सॉन्ग को देखा, मगर उसकी तो याददाश्त गुम हो चुकी थी। वो दोनों को न पहचान सका। थ्योसॉन्ग किसी मुर्दे की तलाश में था। केटी और जूली सॉन्ग शहर के बाजारों में घूम फिर कर आखिर शहर से बाहर एक जगह बैठ गईं। वहां एक चबूतरे पर कुछ लोग लकड़ियां काट रहे थे। जूली सॉन्ग ने उनकी तरफ देखकर कहा, लगता है किसी मुर्दे को यहाँ जलाया जाएगा। केटी ने कहा, हाँ, ये लोग अपने मुर्दों को दफन नहीं करते बल्कि आग में जलाते हैं। इतने में वहां कुछ लोग मुर्दे की चारपाई उठाए आ गए। थ्योसॉन्ग भी जनाजे के साथ था, मगर उसे ना तो केटी और ना ही जूली सॉन्ग देख सकती थी। केटी और जूली सॉन्ग वहीं बैठी मुर्दे को लाते देखती रहीं। लोगों ने मुर्दे को चबूतरे पर रख दिया और जरा परे बैठकर अश्लोक गाने लगे। थ्योसॉन्ग जल्दी से चबूतरे पर मुर्दे के पास आ गया। उसने मुर्दे की चादर हटाकर उसकी टांग खंजर से काटी और उसे कपड़ों में छुपाकर चबूतरे से उतरा और काले महल की तरफ रवाना हो गया। वो केटी और जूली सॉन्ग के करीब से गुजरा, मगर उन्हें ना पहचान सका। इतने में वहां शोर मच गया कि कोई मुर्दे की टांग काट कर ले गया है। लोग चबूतरे की तरफ दौड़े। मुर्दे के रिश्तेदार भी वहां मौजूद थे। उन्होंने देखा कि मुर्दे की एक टांग कटी हुई है। केटी और जूली सॉन्ग भी वहां आ गईं। उन्होंने भी मुर्दे की टांग को देखा जो घुटने तक कटी हुई थी। एक पुजारी ने कहा, यह पाप हुआ है, मुर्दे की टांग ताज़ा ताज़ा कटी है। इसका मतलब है कि ये काम हम में से किसी ने अभी अभी किया है। हम सबकी तलाशी ली जाएगी। सब लोगों की तलाशी ली गई, मगर मुर्दे की टांग न मिल सकी। आखिर पुजारी ने कहा, अगर मुर्दे की टांग वापस ना आई तो मुर्दे की रूह बेचैन रहेगी, वो भटकती रहेगी। उसकी टांग तलाश करके वापस लानी जरूरी है। मुर्दे के रिश्तेदारों ने कहा, हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी टांग कौन ले गया है? मुर्दा खुद बोलकर नहीं बता सकता कि मेरी टांग फला आदमी काट कर ले गया है। ये सुनकर केटी ने कहा, जूली सॉन्ग, मैं मुर्दे से पूछूं कि उसकी टांग कौन ले गया है? जूली सॉन्ग कहने लगी, हाँ केटी, जरूर पूछो। कम से कम बेचारे मुर्दे की रूह भटकते फिरने से तो बच जाएगी। मुर्दा तुम्हें भी बता देगा कि उसकी टांग कौन ले गया है। तुम इन लोगों को बता देना। ये लोग खुद टांग काटने वाले को पकड़ लेंगे और टांग वापस ले आएंगे। केटी ने कहा, तो आओ मुर्दे के रिश्तेदारों से बात करते हैं। दोनों सहेलियां मुर्दे के रिश्तेदारों के पास आ गईं। बेचारे रिश्तेदार परेशान थे कि क्या करें और अपने मुर्दे की टांग कहाँ से वापस लाएं। केटी ने एक बुजुर्ग रिश्तेदार से कहा, अगर आप लोग मुझे इजाजत दें तो मैं मुर्दे से पूछ सकती हूँ कि कौन उसकी टांग काट कर ले गया है। सब लोग केटी की तरफ हैरानी से तकने लगे। फिर लोग हंस पड़े और एक बोला, भला कोई शख्स मुर्दे से भी बात कर सकता है? बुजुर्ग रिश्तेदार ने केटी से पूछा, बेटी तुम मुर्दे से कैसे बात करोगी? मुर्दा तो कभी नहीं बोला करता। केटी ने कहा, मुझे एक ऐसा मंत्र आता है कि जिसकी मदद से वो मुर्दा मेरे सवाल का जवाब देता है और मुझसे बात करने लगता है। किसी को केटी की बात का यकीन नहीं आ रहा था। मुर्दे के बुजुर्ग रिश्तेदार ने कहा, अच्छा बेटी, अगर तुम मुर्दे से बात कर सकती हो तो उससे बात करके पूछो कि उसकी टांग कौन काट कर ले गया है। सब लोग केटी के चेहरे की तरफ देख रहे थे।
सब यही समझ रहे थे कि ये लड़की मजाक कर रही है। केटी मुर्दे के सरहाने बैठ गई। उसने अपना हाथ मुर्दे के सर पर रख दिया और झुककर आहिस्ता से मुर्दों की जुबान में पूछा, ऐ मुर्दे, क्या बता सकते हो कि तुम्हारी टांग कौन काट कर ले गया है? मुर्दे के होंठ खुल गए। उसने आहिस्ता से मुर्दों की आवाज में कहा, एक ऊंचा लंबा आदमी खंजर से मेरी टांग काट कर ले गया है। वो किसी जिंदा इंसान को नजर नहीं आ सकता, उसे सिर्फ मुर्दा लोग ही देख सकते हैं। केटी ने आहिस्ता से पूछा, वो किस तरफ गया था? मुर्दे ने कहा, वो सामने पहाड़ी वाले महल की तरफ गया था। केटी ने मुर्दे के सर पर दोबारा हाथ रखा तो मुर्दे ने आंखें बंद कर लीं और फिर वो लाश में तब्दील हो गया। केटी ने मुर्दे के बुजुर्ग रिश्तेदार से कहा, मुर्दे ने मुझे बताया है कि एक आदमी उसकी टांग काटकर पुराने महल की तरफ भाग गया है। ये बात दूसरे लोगों ने भी सुनी तो सब कानों को हाथ लगाने लगे। एक ने बुलंद आवाज से कहा, काले महल का आसेब आकर टांग ले गया है, उधर कौन जा सकता है? काले पुराने महल की तरफ भला कौन जाता? चुनाचे मुर्दे को बगैर टांग के ही आग लगा दी गई। हर कोई किले के आसेब से खौफजदा था। जूली सॉन्ग कुछ सोच रही थी। केटी ने पूछा, तुम क्या सोच रही हो जूली? जूली सॉन्ग कहने लगी, मुर्दे ने कहा था कि एक ऊंचा लंबा आदमी उसकी टांग काट कर ले गया है। मुर्दा झूठ नहीं बोलता। केटी ने कहा, तो फिर इसमें सोचने की कौन सी बात है? जूली सॉन्ग बोली, मैं ये सोच रही हूँ कि टांग काटने वाला नजर नहीं आ रहा था। हमें महल की तरफ चलकर पता चलाना चाहिए कि ये पुरस्कार नजर न आने वाला ऊंचा लंबा आदमी कौन था। बहुत मुमकिन है इस तरह हमें अंबरनाग मारिया का कोई सुराग मिल जाए। केटी ने लंबा सांस भरा और कहने लगी, ठीक है, हम तो अपने दोस्तों की तलाश में हैं ही, चलो पुराने महल की तरफ चलकर ही देख लेते हैं। दोनों समुद्र के किनारे किनारे उस पहाड़ी की तरफ चल पड़ी जिसके ऊपर काला पुराना महल था और जिसके अंदर तय खाने में थ्योसॉन्ग को बकाली ने तख्त पर सुला दिया था और खुद मुर्दे की कटी हुई टांग का गूदा खा रही थी। चलते चलते केटी ने मायूसी के लहजे में कहा, मुझे थ्योसॉन्ग और अंबरनाग मारिया को मिलने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे कहने पर वहां चलते हैं। इतना जरूर है कि कहीं हम किसी और मुश्किल में ना फंस जाएं। जूली सॉन्ग मुस्कुराने लगी, हमारी सारी जिंदगी खतरों और मुश्किलों का मुकाबला करते गुजर गई है। इन खतरों में कूदकर ही तो हमने हमेशा कामयाबी हासिल की है। केटी भी अब मुस्कुराते हुए बोली, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। उस वक्त रात के अंधेरे की हल्की हल्की स्याही चारों तरफ फैल रही थी। पुराने महल वाली पहाड़ी पर भी काली काली धुंध सी छा रही थी। पहाड़ी पर चढ़ने से पहले जूली सॉन्ग और केटी ने गहरे सांस लिए। उन्हें अब भी अंबरनाग मारिया में से किसी की भी खुशबू महसूस न हुई। केटी कहने लगी, ऊपर से किसी की भी खुशबू नहीं आ रही। हाँ, तुम्हारे वहम को दूर करने के लिए ऊपर चलती हूँ। जूली सॉन्ग ने कहा, वहां कोई नहीं होगा तो ठीक है, हम वहां रात गुजार लेंगी। रात गुजारने के लिए यह बड़ी अच्छी जगह लगती है। पुराने किले को जो पहाड़ी छोटा सा रास्ता जाता था वो वीरान था और चूंकि एक मुद्दत से इधर कोई नहीं आया था इसलिए सारे कच्चे रास्ते पर घास उग गई थी। ये घास काफी ऊंची हो चुकी थी। स्याह काले महल तक पहुंचते पहुंचते रात का अंधेरा पूरी तरह छा गया। केटी ने देखा कि महल का दरवाजा शिकस्ता होकर टूट गया है और उसके अंदर पत्थर पड़े हैं। दोनों उसके अंदर आ गईं। बाएं तरफ एक बरामदा था। वो बरामदे में से होती हुई एक खुले कमरे में आई। यहाँ घुप अंधेरा और दहशतनाक खामोशी छाई हुई थी। वो गर्द आलूद फर्श पर चलती कमरे की बारादरी में आ गईं। यहाँ से दूर तक समुंदर नजर आता था। तय खाने के नीचे मुर्दे की हड्डियों का गूदा खाने के बाद बकाली पलंग पर आराम करने लेटी ही थी कि अचानक उसे ऊपर किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। बकाली गौर से छत की तरफ देखने लगी। ऊपर महल के वीरान कमरे के फर्श पर दो इंसान चल रहे थे। बकाली बड़ी हैरान हुई कि इस महल की तरफ तो कभी कोई इंसान नहीं आया, फिर ये लोग कहाँ से आ गए हैं। वो उठी और तय खाने की तंगो तारीख सीढ़ियां चढ़ती ऊपर वाले कमरे में आ गई। जूली सॉन्ग और केटी की तरह ये आसे बीरू बकाली भी अंधेरे में देख सकती थी। बकाली ने दो औरतों को बारादरी में खड़े समुद्र की तरफ मुंह किए बातें करते देखा तो जल्दी से पीछे हट गई। पीछे हटते ही उसने खुफिया मंत्र पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक मारी और वो गायब हो गई। अब वो किसी को नजर नहीं आ सकती थी। वो गायब होने के बाद चलती हुई केटी और जूली सॉन्ग के पास आकर खड़ी हो गई और उनकी बातें सुनने लगी। केटी कह रही थी, जूली, मेरा ख्याल है कि हमें रात यहीं इसी जगह बसर करनी चाहिए। यहाँ बड़ी खुशगवार ठंडी हवा चल रही है। जूली सॉन्ग ने कहा, मेरा भी यही ख्याल है। यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं मिला। अब रात यहीं रह लेती हैं, सुबह होगी तो उठकर शहर चली जाएंगी। चलो किसी दूसरे कमरे में सोने के लिए अच्छी सी जगह ढूंढती हैं। बकाली समझ गई कि ये दोनों परदेसी मुसाफिर औरतें हैं और कालीकट की सैर व तफरीह को आई हैं और पुराने महल को तारीखी इमारत समझकर उसकी सैर कर रही हैं और अब रात इसी जगह बसर करना चाहती हैं। बकाली ने सोचा कि अगर वो महल में रात बसर कर लेती हैं तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अचानक उसे थ्योसॉन्ग का ख्याल आ गया जो नीचे अपने तय खाने में सो रहा था। वो नजर आ सकता था।
बकाली जल्दी से थ्योसोंग के तहखाने में आई। उसने मंत्र पढ़कर थ्योसोंग पर फूंक मारी और वो गायब हो गया। वो नहीं चाहती थी कि दोनों सयाह औरतें थ्योसोंग को देख लें। बकाली वहां से अपने तहखाने में आ गई और पलंग पर लेट गई। दूसरी तरफ जुलीसोंग और केटी महल के कमरों में चल फिर कर सोने के लिए कोई जगह तलाश कर रही थीं। महल के जिस कमरे में कालीन बिछे थे और तख्त लगा था, उसका बड़ा दरवाजा बकाली ने बंद कर रखा था। जुलीसोंग ने दरवाजे को थोड़ा सा अंदर धकेलते हुए केटी से कहा, यह दरवाजा अंदर से बंद क्यों है केटी? केटी ने भी दरवाजे को जरा सा धकेला, फिर कहने लगी, दरवाजा अंदर से बंद है, इसका मतलब है कि अंदर जरूर कोई है जिसने दरवाजा बंद कर रखा है। जुलीसोंग बोली, मगर यह महल तो वीरान है, यहाँ कौन है जिसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है? केटी ने कहा, यही तो सोचने की बात है। जुलीसोंग बोली, अब याद आया केटी, मुर्दे ने कहा था कि एक ऊंचा लंबा आदमी उसकी टांग काटकर पुराने महल की तरफ गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुर्दे की टांग काटने वाला आदमी इस कमरे में छुपा हुआ हो? केटी ने जल्दी से जुलीसोंग के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप करा दिया और सरगोशी में कहने लगी, आहिस्ता बोलो, ये तो मैं भी भूल गई थी कि यहाँ मुर्दे की टांग काटने वाला भी है। जरूर उसने दरवाजा अंदर से बंद किया है। मेरे साथ दूसरी तरफ आओ। और वो दोनों महल के कमरे से निकलकर बरामदे में आकर अंधेरे में एक तरफ बैठ गईं। जुलीसोंग ने कहा, कमरे के अंदर जो मुर्दे की टांग काटने वाला है वो एक बदकिरदार आदमी है जो लोगों के मुर्दों की बेहुरमती करता है। हमें उसे जरूर सजा देनी चाहिए, बल्कि उसे पकड़कर कानून के हवाले कर देना चाहिए। केटी बोली, ये तो तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि अगर हमने उसे खुला छोड़ दिया तो आज ये मुर्दा लोगों की टांगे काटता है तो कल ये जिंदा लोगों को मारना शुरू कर देगा। मैं दरवाजा खोलती हूँ, मेरे साथ आओ। केटी महल के बंद दरवाजे के पास आ गई। जुलीसोंग उसके साथ थी। केटी और जुलीसोंग दोनों खलाई मखलूक थीं और उनमें इतनी ताकत थी कि वो बड़े से बड़े पत्थर को उठा सकती थीं। दरवाजा खोलना उनके लिए कोई मुश्किल काम ना था। केटी ने जोर लगाया तो दरवाजे की कुंडी अंदर से तड़ाक की आवाज के साथ टूट गई और दरवाजा खुल गया। ये आवाज नीचे तय खाने में बकाली ने सुनी तो एकदम से उठ बैठी और जीना चढ़कर ऊपर वाले कमरे में आ गई। क्या देखती है कि वही दो लड़कियां कमरे में खड़ी इधर उधर देख रही हैं। बकाली उनको नजर नहीं आ रही थी, मगर बकाली उन्हें देख रही थी। जूली ने जमीन पर बिछे हुए कालीन और तख्त को देखकर कहा, यहाँ तो कालीन बिछे हैं, तख्त भी लगा है, लगता है कि यहाँ कोई रहता है। केटी ने भी आसपास निगाह डाली और बोली, मगर वो मुर्दे की टांग काटने वाला कहाँ है? ये सुनकर बकाली चौंकी। तो क्या इन दोनों लड़कियों को पता चल गया है कि थ्योसोंग मुर्दे की टांग काटकर इस महल की तरफ आया था? यह बड़ी खतरनाक बात थी। इसका मतलब था कि बकाली का राज फाश हो सकता था और लोग अपने मुर्दों पर पहरा लगा सकते थे और बकाली को मजबूरन ये शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर जाना पड़ता। बकाली नहीं चाहती थी कि वो अपना महल छोड़कर किसी दूसरे शहर जाए। उसने इन दोनों लड़कियों को वहीं हमेशा के लिए कैद करने का फैसला कर लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती जुलीसोंग और केटी के पास आई और मंत्र पढ़कर उन पर फूंक मार दी। फूंक का मारना था कि केटी और जुलीसोंग एकदम से नन्ही नन्ही सी बनकर फर्श पर गिर पड़ी। बकाली ने जल्दी से उन दोनों को हाथों की मुट्ठी में बंद किया और तहखाने की सीढ़ियां उतरकर नीचे काले तहखाने में आ गई। यहाँ अंधेरे में छत के साथ बारीक जाली वाला छींका लटक रहा था। ये छींका चारों तरफ से बंद था। बकाली ने छींके का ढक्कन उठाकर जूली और केटी को उसके अंदर डाला और उसे बंद करके उसके ढक्कने पर ताला लगा दिया। जुलीसोंग और केटी बिल्कुल छोटी छोटी उंगलियों जितनी हो गई थीं और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन पर किसने ये जादू कर दिया है। इतना उन दोनों को पता चल गया था कि किसी ने अपनी मुट्ठी में उन्हें बंद करके उठाया था और इस पिंजरे नुमा छींके में बंद कर दिया था। जुलीसोंग अपनी नन्ही सी सहेली केटी को और केटी उंगली जितने साइज की जूली को देख रही थी। केटी ने अपनी बारीक आवाज में कहा, जुलीसोंग, आखिर हम मुश्किल में फंस गई हैं। हमें इस मनहूस महल में नहीं आना चाहिए था। जुलीसोंग कहने लगी, केटी बहन, ये तो हमारे साथ होता ही आया है, हमें घबराना नहीं चाहिए। क्या खबर इस मुश्किल के अंदर हमारे लिए कोई आसानी बन जाए और हमारी मुलाकात अंबर नागमारिया और थ्योसोंग से हो जाए। केटी ने ठंडा सांस भरकर अपनी बारीक आवाज में कहा, लेकिन अभी तो हम मेंढक जितनी हो गई हैं। हाय, ये क्या हो गया है हमारे साथ? कभी थ्योसोंग लोगों को उंगली लगाकर इतना छोटा बना दिया करता था। जुलीसोंग ने कहा, हिम्मत ना हारो केटी, हमें यहाँ से फरार होने की कोई तरकीब सोचनी चाहिए। केटी ने छींके की बारीक जाली पर उंगली रखकर कहा, ये इतनी बारीक जाली है कि इसके अंदर से सिर्फ हवा ही गुजर सकती है, हम नहीं गुजर सकती। जुलीसोंग बोली, मगर जिसने हम पर जादू किया है वो कौन है? वो हमें नजर नहीं आ रहा था। केटी ने कहा, जाहिर है वो मुर्दे की टांग काटने वाला ही हो सकता है। मुर्दे ने भी तो कहा था कि एक ऊंचा लंबा आदमी जो किसी को नजर नहीं आता था मेरी टांग काट कर ले गया है। ये वही टांग चोर है।
जूली सॉन्ग बोली, लेकिन उसने हमें यहाँ किस लिए कैद कर दिया है? केटी कहने लगी, हो सकता है वो हमारी भी टांग काटना चाहता हो। जूली सॉन्ग मुस्कुराई, अगर वो हमारी टांग काटना चाहता है तो उसने हमें इतना छोटा किस लिए किया है? जरूर इसमें कोई गहरा राज है। साथ वाले तहखाने में थ्यूसॉन्ग गहरी नींद सो रहा था। जब सुबह हुई तो बकाली ने मंत्र पढ़कर थ्यूसॉन्ग को जगाया और कहा, थ्यूसॉन्ग, मैं दरिया पर नहाने जा रही हूँ, तुम महल में ही रहना। और हाँ, रात 2 चोर औरतें हमारे महल में घुस आई थीं। मैंने उन्हें पिंजरे में बंद करके तहखाने में बंद कर दिया है। उनका ख्याल रखना, कहीं भाग ना जाएं। थ्यूसॉन्ग बोला, क्यों ना हम उनकी भी टांगे काट डालें, उन्हें हमारे महल का पता चल गया है। बकाली ने मुस्कुरा कर कहा, अभी नहीं, मैं उन औरतों की टांगे उस वक्त काटूंगी जब शहर में कोई मुर्दा तुम्हें नहीं मिलेगा। मैंने उन्हें इसीलिए कैद करके रख लिया है ताकि वक्त पड़ने पर उनको इस्तेमाल कर सकूं। ये कहकर बकाली काले महल के पीछे तालाब पर नहाने चली गई। थ्यूसॉन्ग को शौक पैदा हुआ कि कैदी औरतों को देखा जाए। वो अपने तहखाने से निकलकर उस कैद खाने में आ गया, जहां छत के साथ लटकते हुए पिंजरे में केटी और जूली सॉन्ग छोटे साइज की होकर कैद थीं। केटी और जूली सॉन्ग ने मशाल की रोशनी में थ्यूसॉन्ग को आते देखा तो खुशी से उछल पड़ी। जूली सॉन्ग ने अपनी बारीक आवाज में चिल्लाकर कहा, थ्यूसॉन्ग भाई, हमें यहाँ से निकालो। यहाँ किसी पुरस्कार भूत ने हमें छोटा करके इस पिंजरे में बंद कर दिया है। केटी ने भी खुश होकर कहा, थ्यूसॉन्ग, खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए, हमें यहाँ से निकालकर फिर से बड़ा कर दो। थ्यूसॉन्ग गौर से उन दोनों को देख रहा था। केटी और जूली सॉन्ग बड़ी हैरान थी कि थ्यूसॉन्ग उन्हें देखकर जरा भी खुश नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उन्हें गुस्से से घूर रहा है। जूली सॉन्ग ने कहा, थ्यूसॉन्ग भाई, क्या बात है, तुम हमें इस तरह क्यों देख रहे हो? उन्हें क्या मालूम था कि थ्यूसॉन्ग तो अपनी याददाश्त भूल चुका है और उसे कुछ मालूम नहीं कि वो कौन है और केटी और जूली सॉन्ग कौन है। थ्यूसॉन्ग आगे बढ़कर पिंजरे के पास आकर बोला, तुम्हें इस महल में घुसने का बहुत जल्द मजा चखाया जाएगा। मैं खुद तुम्हारी टांगे काटूंगा। ये सुनकर जूली सॉन्ग और केटी के मुंह मारे ताज्जुब के खुले रह गए। थ्यूसॉन्ग ने जो कहा था उसका उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। जूली सॉन्ग ने कहा, थ्यूसॉन्ग, तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमें पहचानते क्यों नहीं? मैं तुम्हारी बहन जूली सॉन्ग हूँ और ये केटी है। हम तुम्हारी तलाश में इस महल में आई थी कि एक पुरस्कार भूत ने हमें छोटा करके यहाँ कैद कर दिया है। थ्यूसॉन्ग ने डांट कर कहा, बकवास बंद करो। जिसे तुम पुरस्कार भूत कह रही हो वो मेरी बीवी बकाली है और मैं उसका गुलाम थ्यूसॉन्ग हूँ। अब तुम यहाँ से कभी जिंदा बाहर नहीं जा सकोगी। जूली और केटी ने एक बार फिर एक दूसरे की तरफ देखा। केटी ने अपना छोटा सा सर हिलाकर कहा, जूली सॉन्ग, थ्यूसॉन्ग पर इस औरत ने जिसका ये नाम ले रहा है जादू कर दिया है और इसकी याददाश्त भुला दी है। इसका कोई कसूर नहीं है, ये हमें नहीं पहचान सकेगा। जूली सॉन्ग ने थ्यूसॉन्ग की तरफ देखा और कहा, थ्यूसॉन्ग, इस जादूगरनी औरत बकाली ने तुम पर जादू किया हुआ है। तुम थ्यूसॉन्ग हो, हमारे भाई और साथी। याद करो, खुदा के लिए याद करो, तुम हमारे साथी हो। थ्यूसॉन्ग ने गुस्से से केटी और जूली सॉन्ग की तरफ देखा और कड़क कर बोला, बकाली के खिलाफ अब तुमने एक लफ्ज भी बोला तो मैं खंजर निकाल कर अभी तुम दोनों की टांगे काट कर रख दूंगा। ये कहा और थ्यूसॉन्ग गुस्से से उन्हें देखता हुआ बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद केटी ने गहरा सांस भरा और बोली, जूली सॉन्ग, अब हमारी यहाँ से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं है। थ्यूसॉन्ग हमें यहाँ से निजात दिला सकता था, मगर वो खुद उस जादूगरनी बकाली के कब्जे में है। जूली सॉन्ग ने कहा, अब मालूम हुआ है कि ये थ्यूसॉन्ग ही है जो बकाली के हुक्म पर उसके तिलिस्म के असर में आकर मुर्दों की टांगे काटता है। उसने खुद कहा है कि वो हमारी टांगे काट देगा। केटी कुछ परेशान होकर कहने लगी, हमारी टांगे तो नहीं काट सकती, मगर मुझे थ्यूसॉन्ग की फिक्र है, उसका तिलिस्म कैसे उतरेगा। जूली सॉन्ग ने कहा, सबसे पहले तो बकाली ने जो तिलिस्म हम पर किया है उसे दूर करना है, उसके बाद इस पिंजरे से निजात हासिल करनी है और फिर किसी तरह थ्यूसॉन्ग को बकाली के जादू से निकालना होगा। केटी ने कहा, लेकिन हम तो पिंजरे में कैद हैं, हम क्या कर सकती हैं? जूली सॉन्ग बोली, खुदा कोई ना कोई सबब जरूर पैदा कर देगा। उसकी रहमत से हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए, थोड़ा इंतजार करो। केटी कहने लगी, ऐसा ना हो कि हम इंतजार करती रह जाएं और वक्त गुजर जाए। जूली सॉन्ग ने कहा, मेरा दिल कहता है कि हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगी, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस जादूगरनी बकाली ने थ्यूसॉन्ग पर किस लिए तिलिस्म किया है? उसने थ्यूसॉन्ग से शादी किस मतलब के लिए की है? केटी ने कहा, यह राज तो थ्यूसॉन्ग की याददाश्त वापस आने के बाद ही खुल सकता है। केटी और जूली सॉन्ग देर तक बातें करती रहीं। उन्होंने बारी बारी जोर लगाकर पिंजरे को तोड़ना चाहा, मगर छोटी हो जाने की वजह से उनकी ताकत भी बहुत कम हो गई थी। वो बेबस और मायूस होकर पिंजरे में बैठ गईं। इस हालत में एक हफ्ता गुजर गया। थ्यूसॉन्ग इस दौरान उनके पास आकर उन्हें देख जाता था। आखिर वो दिन भी आ गया जब थ्यूसॉन्ग बकाली के कहने पर मुर्दे की टांग काटने के लिए शहर की तरफ रवाना हो गया। उस रोज शहर में बारिश हो रही थी।
इत्तेफाक से उस रोज शहर में कोई आदमी नहीं मरा था। त्योसोंग ने फिर भी शहर में किसी ताज़ा मुर्दे की तलाश जारी रखी। दूसरी तरफ तेज बारिश की वजह से पुराने महल की पहाड़ी के एक गार में जमीन के नीचे से एक नस्वारी सांप निकलकर बाहर आ गया, क्योंकि जमीन के अंदर उसके बिल में बारिश का पानी चला गया था। जो ही नस्वारी सांप जमीन से बाहर आया, उसे नाग देवता की बहुत ही हल्की हल्की खुशबू महसूस हुई। ये वो खुशबू थी जो केटी और जुलीसोंग के जिस्मों से बहुत ही धीमी धीमी लहरों की शक्ल में निकल रही थी। चूंकि ये नाग देवता की खुशबू थी, इसलिए नस्वारी सांप उसे सलाम करने के लिए खुशबू के पीछे रेंगने लगा। नस्वारी सांप रेंगता हुआ पुराने महल के अंदर आ गया। उस वक्त बकाली को सख्त भूख लगी थी और वो अपने कमरे की चारदीवारी में खड़ी त्योसोंग के वापस आने का बेचैनी से इंतजार कर रही थी, ताकि वो किसी मुर्दे की टांग काट कर लाए और बकाली उसकी हड्डी के गुर्दे को खाकर अपनी भूख मिटाए। नस्वारी सांप कमरे के बाहर वाली राहदारी से होता हुआ नीचे तहखाने की सीढ़ियां उतरने लगा, क्योंकि नाग देवता की हल्की खुशबू उस तहखाने से आ रही थी। नस्वारी सांप तहखाने में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि छत से एक पिंजरा लटक रहा है और उसमें 2 नन्ही नन्ही उंगली के बराबर साइज की औरतें कैद हैं। नस्वारी सांप को नाग देवता की खुशबू उन औरतों यानी केटी और जुलीसोंग के बदन से ही आ रही थी। नस्वारी सांप पिंजरे के नीचे आकर कुंडली मारकर बैठ गया। अब जुलीसोंग और केटी ने भी सांप को देख लिया था। जुलीसोंग कहने लगी, ये सांप कहीं नाग तो नहीं है? केटी बोली, अगर नाग होता तो हमें इसकी खुशबू जरूर आती। जुलीसोंग ने कहा, हो सकता है त्योसोंग की तरह इस पर भी किसी ने जादू कर दिया हो और इसके जिस्म से खुशबू की लहरें निकलना बंद हो गई हों। अभी वो बातें कर ही रही थी कि नस्वारी सांप ने अपना फन फैलाया और फर्श पर से ऊपर उठने लगा। फिर उसका फन छत से लटकते हुए पिंजरे के बिल्कुल करीब आ गया। जुलीसोंग और केटी ने देखा कि नस्वारी सांप का फन पिंजरे के बाहर लहरा रहा है। जुलीसोंग ने केटी से कहा, केटी, तुम सांपों की जुबान अच्छी तरह से बोल लेती हो, इससे पूछो कि ये नाग है। केटी ने सांप की जुबान में नस्वारी सांप से पूछा, क्या तुम नाग हो? नस्वारी सांप ने अदब से सर झुका दिया। वह समझ गया कि चूंकि ये लड़की सांपों की जुबान में बात कर रही है, इसलिए यकीनी तौर पर यह नाग देवता की बहन होगी, क्योंकि नाग देवता की खुशबू भी उसके जिस्म से आ रही थी। नस्वारी सांप ने अदब से सर झुकाते हुए कहा, अजीम नाग देवता की बहन, मैं नाग नहीं बल्कि नाग देवता का मामूली खादिम हूँ। मैं तो नाग देवता की खुशबू पाकर उसे सलाम करने यहाँ आया था। नाग देवता कहाँ हैं? केटी ने कहा, हम दोनों नाग देवता की बहनें हैं। हमें खुद नाग देवता की तलाश है, लेकिन सबसे पहले हमें यहाँ से निकाल लो। नस्वारी सांप ने पूछा, तुम्हें यहाँ किसने छोटा बनाकर कैद किया है? केटी बोली, यहाँ एक जादूगरनी बकाली रहती है। उसने हमारे भाई त्योसोंग पर भी जादू कर रखा है। वो हमें नहीं पहचानता। जादूगरनी बकाली हमारा खून करना चाहती है। नस्वारी सांप ने कहा, तुम नाग देवता की अजीम बहनें हो। तुम्हारी तरफ कोई बुरी निगाह से देखे तो मैं उसके जिस्म के पुर्जे उड़ा दूं। मैं अभी तुम दोनों को इस पिंजरे से आज़ाद कराता हूँ। ये कहकर नस्वारी सांप दीवार पर रेंगता हुआ छत पर उस जगह पहुंच गया जहां रस्सी के साथ पिंजरा लटक रहा था। सांप ने रस्सी की तरफ मुंह करके जोर से फुंकार मारी। फुंकार की सख्त गर्मी से रस्सी को आग लग गई और पिंजरा नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने से पिंजरे का दरवाजा खटाक से अपने आप खुल गया। केटी और जूली जल्दी से बाहर निकल आईं। नस्वारी सांप भी उनके करीब आ गया। केटी ने कहा, सांप भाई, हमें किसी जगह छुपा दो। अगर त्योसोंग यहाँ आ गया तो हमें एक बार फिर कैद कर दिया जाएगा, और अगर बकाली आ गई तो वो जादूगरनी है, वो हमें कुछ और जानवर बना देगी। नस्वारी सांप कहने लगा, तुम दोनों जल्दी से मेरे ऊपर बैठ जाओ और मेरी कमर को हाथों से पकड़ लो। केटी और जुलीसोंग बिल्कुल नन्हे नन्हे जुगनुओं जैसी थीं। वह फौरन नस्वारी सांप की पीठ से चिमट गईं। नस्वारी सांप रेंगता हुआ तहखाने से बाहर निकल गया और राहदारी से होता हुआ पुराने महल के बाहर आ गया। Thank you for watching and listening. Please subscribe now.